नमस्कार बच्चों, मैं निर्मल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 में इतिहास विषय का अध्याय 5, जिसका नाम है जब जनता बगावत करती है 1857 की क्रांति और उसके बाद। इसका भाग 1 है अंग्रेजों की नीतियां और उनका प्रभाव। चलिए तो शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण भाग। इस पूरे अध्याय में हम अंग्रेजों की नीतियां और उनके प्रभाव के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि किस प्रकार जो सैनिक है, सैनिक विद्रोह जो है वह जन विद्रोह में परिवर्तित हो जाता है। उसके पश्चात किस प्रकार कंपनी पलटवार करती है और धीरे धीरे सभी क्षेत्रों पर पुनः अधिकार कर लेती है, पुनः कब्जा कर लेती है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण भाग। देखिए, अंग्रेजों की नीतियां और उनका प्रभाव हम 3 अलग अलग क्षेत्रों पर देखने वाले हैं। हम देखेंगे कि नवाबों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, नवाबों की सत्ता किस प्रकार छीनती चली जाती है धीरे धीरे, नवाब किस प्रकार धीरे धीरे कमजोर होते चले जाते हैं। किसान और सिपाहियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, किसान क्यों असंतुष्ट थे अंग्रेजों की नीतियों से, सिपाही क्यों असंतुष्ट थे अंग्रेजों की नीतियों से। उसके बाद में सुधारों पर प्रतिक्रिया कि अंग्रेजों द्वारा फिर क्या क्या सुधार किए जाते हैं, क्या क्या प्रतिक्रिया उनके ऊपर होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नवाबों की छिनती सत्ता। देखिए, राजाओं और नवाबों की सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे, क्योंकि अंग्रेज जो है वो धीरे धीरे खुद का प्रभुत्व बढ़ा रहे थे और इन नवाबों की जो सत्ता है वो कमजोर हो रही थी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सहायक संधि जो है बहुत सारे रियासतों ने स्वीकार कर ली थी और सहायक संधि के पश्चात हर रियासत में, हर नवाब के दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट जो है ये नियुक्त कर दिया जाता था, अंग्रेज रेजिडेंट तैनात कर दिया जाता था। अब ये अंग्रेज रेजिडेंट जो है ये ध्यान रखता था कि कोई नवाब या कोई राजा अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र तो नहीं कर रहा। इस वजह से जो है दोस्तों धीरे धीरे नवाब जो है इनकी शक्तियां क्या होती है, कमजोर होती है, ये कोई षड्यंत्र नहीं कर सकते हैं। दूसरा, सहायक संधि के तहत जो है सैनिक सहायता भी जो अंग्रेजों द्वारा दी जाती है और उसका खर्चा जो है ये नवाब उठाते थे। तो हम कह सकते हैं कि जो नवाब की स्वयं की सेना थी वो भी क्या हो जाती है, एकदम अपंग हो जाती है, कमजोर हो जाती है। स्थानीय शासकों की सेनाओं को भंग कर दिया जाता है, ठीक है ना, इनकी सेनाएं भंग हो जाती है और नवाब को जो है वो अंग्रेजों से सेना मिलती है। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीनते जा रहे थे। कंपनी स्वयं ही जो है वो दीवान बन जाती है और स्वयं ही जो है राजस्व वसूली का काम करती है। पहले कंपनी को हिंदुस्तान में चीज खरीदने के लिए जो है इंग्लैंड से सोना चांदी मंगवाने पड़ते थे, उसके बदले में हिंदुस्तान से जो है वस्तुएं खरीदी जाती थी। अब कंपनी यहीं के पैसे से जो है वस्तुएं खरीद रही है, यहीं पर काफी ज्यादा मुनाफा कमा रही है। रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि डल होजी ने दोस्तों जो व्यपगत सिद्धांत अपनाया था, यानी कि जो हड़प नीति अपनाई थी अलग अलग रियासतों को हड़पने की, उसके तहत यह कहा गया था कि अगर किसी भी राजा का वैध पुरुष पुत्र नहीं होगा तो जो गोद लिए हुआ जो बच्चा है, जो कोई दत्तक पुत्र है, उनको जो है उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया जाएगा। लेकिन रानी यहां पर चाहती थी कि अपने पति की मृत्यु के बाद में, रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था, गंगाधर राव था, इनकी मृत्यु के बाद में उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा माना जाए। लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं चाहते थे। अंग्रेज चाहते थे जिसका कोई वैध पुरुष वारिस नहीं है वो रियासत जो है हम हड़प लेंगे। ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय के भी दत्तक पुत्र थे, जिनका नाम था दोस्तों नाना साहब। ये चाहते थे कि मेरे पिताजी को जो पेंशन मिलती थी इनकी मृत्यु के बाद में मुझे वो पेंशन मिलती रहे। ठीक है ना, तो कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलती रहे। तो इस प्रकार ये दो राजा है, इनकी देखिए किस प्रकार शक्ति जो है धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। 1801 में अवध पर सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। अंग्रेजों ने जो है अवध को कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा था। डलहौजी ये कह रहा था कि अवध के अंदर प्रशासन सही से नहीं चल रहा है और प्रशासन को सही से चलाने के लिए अंग्रेजों की दखल देना, अंग्रेजों का हस्तक्षेप करना जो है काफी जरूरी है। तो उसने ऐलान कर दिया था कि शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। अब मुगल बादशाह इस समय कौन होते हैं, बहादुर शाह जफर होते हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं, बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय ने कह सकते हैं। अब इनका नाम सिक्के से हटा दिया गया और ऐलान कर दिया गया कि अब इसके बाद में कोई भी बादशाह नहीं होगा, बादशाह पद जो है वो समाप्त हो जाएगा, जो भी होगी वो कंपनी ही होगी, सर्वे सर्वा कंपनी ही होगी। 1856 में गवर्नर जनरल
कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। यहाँ तक कि जो इनके बेटों को पोतों को भी जो है अंग्रेज मार देते हैं 1857 के विद्रोह में, इनकी आंखों के ही सामने। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि किसान और सिपाही क्यों इतने ज़्यादा निराश थे अंग्रेजों से। देखिए, गाँव में किसान कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। किसानों से जबरन कर वसूला जाता था। किसानों की हालत जो है बहुत दयनीय हो गई थी, उसके बावजूद जो है इनसे कर वसूला जाता था। ऐसी स्थिति में किसान जो है घर छोड़ छोड़कर भाग रहे थे, किसान खेती छोड़कर भाग रहे थे, ठीक है ना। कंपनी के तहत काम करने वाले जो भारतीय सिपाही है वे अपने वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों के कारण भी परेशान थे। भारतीय सिपाहियों को ज़्यादा वेतन नहीं मिलता था, भारतीय सिपाहियों को प्रमोशन बड़ा मुश्किल से मिलता था, ठीक है ना। बड़ी मुश्किल से सूबेदार पद तक भी वे पहुंच पाते थे, ठीक है ना। और जो सेवा शर्तें थी, सेवा शर्तें कुछ इस प्रकार की थी कि आपको जो है समुद्र पार भी सेवाएं देनी पड़ सकती है। और उस समय का जो सैनिक है वो समुद्र पार जाना यानी कि अपने धर्म को भ्रष्ट करना मानते थे, ठीक है ना। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। जैसे इसमें एक नया नियम था समुद्र पार, ठीक है ना। बहुत सारे सिपाही समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें क्या लगता था, उन्हें लगता था कि समुद्र पार यात्रा से उनका धर्म और जाति जो है वो क्या हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों 1824 में सिपाहियों ने बर्मा जाने का आदेश मानने से इनकार कर दिया। लेकिन सरकार जो है वो बिल्कुल नहीं मानती है। सरकार नियम बनाती है, नया नियम 1856 में, और उसमें कहा जाता है साफ साफ कि अगर जरूरत पड़ी तो समुद्र से पार भी जाना पड़ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो सैनिकों में भी एक भारी असंतोष की भावना थी। फिर हम देखते हैं सुधारों पर प्रतिक्रिया, यानी कि अंग्रेज जो है भारतीय समाज में कुछ सुधार करना चाह रहे हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया होती है यहाँ के लोगों की। अंग्रेज जो है वो सती प्रथा को रोकने का प्रयास करते हैं। सती प्रथा में हम देखते हैं कि जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी अपने पति के साथ ही जो है चिता में जलकर सती हो जाती है, ठीक है ना। तो इसे अंग्रेजों ने गलत समझा और अंग्रेजों ने इसे रोकने का प्रयास किया। और दूसरा, विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। क्योंकि दोस्तों हम अगर उस समय की बात करें तो विधवाओं के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, विधवाओं को जो है अपशगुनी माना जाता था। तो अंग्रेजों ने विधवाओं के विवाह के लिए नियम बनाए कि विधवा पुनर्विवाह भी हो सके, ताकि इनका जो जीवन है ये भी जो है दोस्तों सुधर सके। लेकिन यहां पर प्रतिक्रिया हमें देखने को मिलती है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने सती प्रथा और विधवा विवाह को जो है अपने कल्चर में इंटरफेयर माना, अपनी संस्कृति में हस्तक्षेप माना। उन्हें लगा कि अंग्रेज जो है वो हमारी संस्कृति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। उस समय के समाज की बात करें तो सती प्रथा और विधवा विवाह जैसी जो प्रथाएं हैं उनको लोग जो है बड़े सम्मान से, है ना, जैसे कि सती प्रथा को बड़े सम्मान से देखते थे कि भाई ये जो महिला है ये अपने पति की चिता के साथ ही सती हुई है। अंग्रेजों ने जब इसको रोकने का प्रयास किया तो लोगों को लगा कि हमारी संस्कृति में हस्तक्षेप हो रहा है। इसी के साथ में अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया और 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहां तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी कि ईसाई मिशनरी तुम काम करो, इंग्लिश शिक्षा का प्रचार प्रसार करो, ईसाई शिक्षा का प्रचार प्रसार करो, यहां पर आओ, यहां पर संपत्ति लो, यहां पर भूमि पर अधिकार करो। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसके तहत अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। यानी कि 1850 के अंदर जो ये कानून बना, 1850 के इस कानून के तहत दोस्तों क्या कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म स्वीकार कर लेता है तो भी उसे उसकी जो पैतृक संपत्ति है उससे बेदखल नहीं किया जाएगा। इस कानून को बोलते हैं रिलीजियस डिसएबिलिटी एक्ट, ठीक है ना। इसे इंग्लिश में रिलीजियस डिसएबिलिटी एक्ट भी बोल देते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जनता का अंग्रेजी शासन के प्रति नजरिया। जनता का अंग्रेजी शासन के प्रति नजरिया क्या था ये जानना काफी जरूरी है। इस नजरिए को हम दो तरीके से देखेंगे। एक तो विष्णु भट्ट गोडसे का विवरण हम देखेंगे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों जिसका नाम था माझा प्रवास, ठीक है ना। और दूसरा हम सूबेदार सीताराम पांडे का संस्मरण देखेंगे। दोनों में ही दोस्तों अलग अलग बातें देखने को मिलेगी। एक तरफ तो दोस्तों अंग्रेजों के विरोध में बात मिलेगी और एक तरफ दोस्तों अंग्रेजों के पक्ष में बात मिलेगी। यानी कि लोगों का जो नजरिया था वो मिला जुला नजरिया था। कुछ लोग अंग्रेजों को सही मान रहे थे तो कुछ लोग अंग्रेजों को बुरा मान रहे थे। देखिए, विष्णु भट्ट गोडसे का विवरण जो है वो उनकी पुस्तक माझा प्रवास में देखने को मिलता है। महाराष्ट्र के ये ब्राह्मण थे जो कि माझा प्रवास पुस्तक लिखते हैं, ठीक है ना। विष्णु भट्ट गोडसे माझा प्रवास पुस्तक लिखते हैं, आप देख सकते हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा जो है प्यारे बच्चों ये मथुरा जा रहे थे एक यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए। जब ये मथुरा जाते हैं तो कुछ सिपाही इन्हें रोकते हैं और बोलते हैं कि आप वापस लौट जाइए क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर जो है भयंकर कार्यवाही होने वाली है। रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें वापस लौटने की सलाह दी।
अंग्रेज सरकार ने 84 नियमों की एक सूची तैयार करी। अंग्रेजों ने 84 नियमों की सूची तैयार करी। अगर आप अपनी पुस्तक में पढ़ेंगे तो आपको हेडिंग मिलेगी 84 नियमों की सूची, है ना। तो अंग्रेजों ने 84 नियमों की सूची तैयार करी थी, और अगर ये 84 नियम लागू हो जाते तो हिंदुस्तान में भयंकर जो है विद्रोह होते। राजाओं ने कहा कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल की जाएगी। यहां पर हम देखते हैं कि मेरठ छावनी में एक गुप्त योजना भी तैयार कर ली जाती है कि किस प्रकार जो है विद्रोह को अंजाम देना है। इसी प्रकार दोस्तों हम सूबेदार सीताराम पांडे का संस्मरण देखते हैं। सूबेदार सीताराम पांडे जो है ये 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी के अंदर सिपाही होते हैं। जब अंग्रेज विद्रोह कर रहे होते हैं तो ये अंग्रेजों के साथ ही होते हैं, ठीक है ना। और यहां तक कि अंग्रेज जो है इनके बेटे को भी, जो कि अंग्रेजों के विरोध में था, इनके बेटे को भी इनकी आंखों के सामने ही मार देते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार दिया, यानी कि बाप के सामने ही बेटे को मार दिया, ठीक है। सीताराम की जो सारी बातें हैं दोस्तों वो 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण में मिलती है। यानी कि इन्होंने अपना संस्मरण लिखा जिसका नाम था, प्यारे बच्चों, सिपाही से सूबेदार तक, सीताराम पांडे। और इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था नारगेट ने, और अंग्रेजी में जो अनुवाद हुआ उसको हम कहते हैं फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, ठीक है ना। ये प्रकाशित होता है, इसके अंदर हमें इनका संस्मरण देखने को मिलता है। इस संस्मरण के अंदर ये अंग्रेजों की पक्ष लेते हुए नजर आते हैं। ये कहते हैं कि लोग तो अफवाहें फैला रहे हैं, ठीक है ना, बहादुर शाह जफर को जो है बढ़ा चढ़ा के जो है अफवाहें बताई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो एक पक्ष तो नजर आता है अंग्रेजों की तरफ और एक पक्ष नजर आता है विष्णु भट्ट गोडसे का अंग्रेजों के खिलाफ, सिपाहियों का अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब इस पूरे भाग में दोस्तों हमने क्या सीखा है, एक तो अंग्रेजों का बढ़ता प्रभुत्व, किस प्रकार अंग्रेज अपना प्रभुत्व बढ़ा रहे थे, किस प्रकार नवाबों की सत्ता जो है वो कमजोर होती जा रही थी। इसी प्रकार किसानों और सिपाहियों की दशा, क्या दशा हो गई थी किसानों की, सिपाहियों की क्या दशा हो गई थी, वे क्यों विद्रोह कर रहे थे। किसान कर वसूली के जो तरीके थे, सख्त तरीके, उनसे परेशान थे, और सिपाही जो है वो समुद्र पार सेवाएं देने की जो शर्त थी उससे परेशान थे, और वेतन भत्ते इन सबसे परेशान थे, ठीक है। चलिए तो दोस्तों मूल्यांकन करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। आइए, नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय के, बाजीराव प्रथम के, बालाजी बाजीराव के, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, और नाना साहब चाहते थे कि इनके पिता की मृत्यु के बाद में जो पेंशन इनके पिता को मिल रही थी वो मुझे भी दी जाए। दूसरा क्वेश्चन है, झांसी की रानी क्या चाहती थी, कंपनी उनका राज्य न हड़पे, कंपनी उनके गोद लिए बेटे को उत्तराधिकारी माने, ए और बे दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दोनों ही कथन जो है सत्य हैं। झांसी की रानी चाहती थी कि एक तो उसकी रियासत जो है अंग्रेजों द्वारा नहीं हड़पी जाए, और एक उसके गोद लिए बेटे को जो है उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाए। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा क्या सुधार किए गए थे, सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाए, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को बढ़ावा दिया, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों सारे ही प्रयास जो है अंग्रेजों द्वारा किए गए थे, और ये जो धार्मिक या फिर हम कह सकते हैं जो संस्कृति को सुधारने के लिए जो सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह जैसे प्रयास अंग्रेजों ने किए, तो लोगों ने इसे अपनी संस्कृति में हस्तक्षेप माना और प्रतिक्रिया दी। आगे देखते हैं दोस्तों, कंपनी ने सिक्कों से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया था। बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों, क्योंकि कंपनी अब नहीं चाहती थी कि बहादुर शाह जफर के बाद में कोई और मुगल बादशाह बने, कंपनी स्वयं की ही सत्ता को स्थापित करना चाहती थी। नेक्स्ट है रिक्त स्थान वाला, कंपनी द्वारा ईसाई धर्म में परिवर्तन को आसान बनाने के लिए डैश 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 में एक नया कानून पारित किया गया था 1850 में दोस्तों, है ना। 1850 में एक नया कानून बनाया गया था जिसके तहत जो है अगर कोई भी व्यक्ति ईसाई धर्म स्वीकार करता है तो उसे उसकी पैतृक संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाएगा, पैतृक संपत्ति उसी के पास में रहेगी, ठीक है ना, जिसको हमने बोला था रिलीजियस डिसएबिलिटी एक्ट, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो यह भाग यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको यह भाग अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।